રાજ્યના મહેસૂલ અને શહેરી વિકાસ મંત્રી આદરણીય આનંદીબેન, મેયરશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ, મંચ પર બિરાજમાન સરકારના સર્વે અધિકારીઓ, અને સુરતના વાલા નાગરિક ભાઈઓ અને બહેનો, સુરતમાં બપોરે આરામ કરવાનો સમય હોય ત્યારે આવો કાર્યક્રમ કરવો એ મોટું સાહસ છે. આજે આમ સુરતમાં મોજ પડી જાય એવું હતું બધું. એક સાથે આટલા બધા વિવિધતા સભર પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ, શિલાન્યાસ, એ બાબત જ સુરતની વાઇબ્રન્સી બતાવે છે. સુરતનું જે ધબકતું સુરત છે એની અનુભૂતિ કરાવે છે. સૌથી પહેલા તો આ સુરતના સૌ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું कि एमणे અને एक प्रकार से संजीव कुमार वे सूरत के सपूत और अपने सपूत को बहुत उत्तम श्रद्धांजलि दी है. अभी अभी फिल्म जगत को 100 वर्ष पूर्ण हुए और उसका समारोह मनाया जा रहा था. और संजीव कुमार को भी अभी अभी 75 साल पूरे हुए. शायद हिंदुस्तान में किसी कलाकार को करीब करीब 100 करोड़ रुपयों के लागत से इतना बड़ा भव्य भवन बना करके श्रद्धांजलि दी गई होगी, ऐसी हमारे देश में कोई घटना नहीं घटी. राजनेताओं की स्मृतियों में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन कलाकार के लिए शायद ही हुआ होगा. और इसलिए सूरत ने संजीव कुमार के नाम से इस ऑडिटोरियम का निर्माण किया और इतनी महंगी जमीन इस काम के लिए लगाई. एक कलाकार का सम्मान हुआ है और कलाकार का सम्मान कला का भी सम्मान होता है. और कला और संस्कृति की परंपराएं और मेरा ये पक्का विश्वास है कि कला कभी भी राज्याश्रित नहीं होनी चाहिए. कला राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए. और ये राज्य ने कला को पुरस्कृत करने का उत्तम प्रयास किया है. और इसलिए सूरत महानगर पालिका बहुत बहुत बधाई के पात्र है. मुझे विश्वास है कि मुंबई के फिल्म जगत में ये खबर पहुंचेगी, उनको अवश्य आनंद होगा कि कोई एक राज्य है जहां कला का इतना सम्मान होता है, कलाकार का इतना गौरव होता है और विदाई के इतने सालों के बाद भी होता है. ये बहुत बड़ी बात है. वरना विदाई के तुरंत 6-8 महीने में तो कुछ न कुछ हो जाता है, बाद में लोग भूल जाते हैं. मैं
हरिभाई जरीवाला परिवार को भी अभिनंदन करता हूं। हरिभाई जरीवाला मतलब संजीव कुमार को उन्होंने संजीव कुमार को जितने सम्मान मिले हैं, वो जितनी ट्रॉफीज हैं, वो सब इस स्मृति भवन में रखने के लिए उन्होंने राज्य को अर्पित की है। इसलिए भी मैं उनके परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये संजीव कुमार ऑडिटोरियम न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र बने, न सिर्फ शहर की गतिविधियों का केंद्र बने, लेकिन सूरत को नए कलाकार देने की प्रेरणा भी देता रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज सूरत को एक आधुनिक एक्वेरियम भी मिला है। अबाल वृद्ध सब समुद्र की जीव सृष्टि है, उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। तो विशेषता है उसकी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सामुद्रिक जीव सृष्टि को देख करके कुछ पल के लिए वहां रुक न जाए। प्रशिक्षण भी मिलता है, एक नई सृष्टि को जानने का अवसर भी मिलता है। सूरत और सूरत आने वाले महानुभावों के लिए एक्वेरियम आनंद का और प्रशिक्षण का एक साधन बनेगा। गुजरात जो टूरिज्म को बल दे रहा है, उस टूरिज्म के दृष्टि से भी इस प्रकार के प्रकल्पों की जरूरत रहती है। टूरिस्ट के लिए स्वाभाविक इस प्रकार की जितनी निर्माण कार्य होते हैं, वो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। सूरत तापी के पास बसा हुआ है, यहां पानी का कोई संकट नहीं है, जितना चाहिए उतना पानी है। इसके बावजूद भी महत्व यहां शुरू होता है कि इसके बावजूद भी सूरत ने वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया और ये टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट, वरना इतना पानी हो उसको विचार नहीं आता है। उसको लगता है हमारे पास तो पानी बहुत है, क्या जरूरत है। 85 करोड़ रुपया की लागत से प्रतिदिन करीब 4 करोड़ लीटर पानी ये उपलब्ध होगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली ये मिशन है और बूंद बूंद पानी का सदुपयोग हो, उस दृष्टि से इसका सविशेष महत्व है। आज यहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी उद्घाटन हुआ है। आज सुबह ही मैं नेस्कॉम की सिल्वर जुबिली के उपलक्ष्य में आईटी के महात्मा क्या है, आईटी की उपयोगिता क्या है, उसको बड़े विस्तार से मैंने इस क्षेत्र के सभी लोगों से बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर पार्क हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर बनेगी। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा और हम सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करें, वो एक क्षेत्र है, लेकिन भारत के सामान्य मानवी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से ज्यादा उपयोगी हो,
सामान्य मानवी से के लिए काम आए, वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दिशा में हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो, गरीब से गरीब की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया बदल दी है, सारी सोच बदल दी है, समय के सारे हिसाब किताब बदल दिए हैं। वो टेक्नोलॉजी अगर सामान्य मानवी के काम आए और एक डिजिटल इंडिया, ये सपना हम जितना जल्द साकार करें, गांव हो शहर हो, डिजिटल इंडिया के नाते कोई भेदभाव महसूस न हो, और ये टेक्नोलॉजी से संभावना बनने वाली है, वो काम करने के लिए एक अच्छी सुविधा यहां प्रदान होगी। ये कार्यक्रम जैसे यहां चल रहा है, वैसे एक साथ राज्य के 16 जिलों में ये कार्यक्रम पैरेलल चल रहा है। वहां भी राज्य के मंत्री बैठे हैं, वहां पर नागरिक इकट्ठे हुए हैं, और वो कार्यक्रम चल रहा है एफोर्डेबल हाउसिंग का। जिस प्रकार से यहां ड्रॉ हुआ, वहां भी ड्रॉ हो रहे हैं। जिस प्रकार से यहां शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, वैसा वहां भी हो रहा है, और करीब 4100 करोड़ रुपए इसकी लागत से 52,000 से ज्यादा मकान, या तो उनका लोकार्पण या उनका शिलान्यास या उनका ड्रॉ, ये आज एक साथ हो रहा है। गुजरात ने एक बीड़ा उठाया है, गरीब से गरीब परिवार को घर देने का बीड़ा उठाया है, और ये गुजरात की सफलता, और सफल होंगे ये मेरा पूरा विश्वास है मित्रों। महात्मा गांधी को 5 साल के बाद 150 होने वाले हैं। गांधी 150। अब महात्मा गांधी जब 150वीं जयंती आए, तब हमारा देश कैसा हो, हमारा गुजरात कैसा हो, हमारा सूरत कैसा हो, एक लक्ष्य निर्धारित करके हम विकास की नई मंजिलों को पार करना चाहते हैं, और उसमें एक प्रमुख काम है, गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले। और जब घर मिलता है, तब सिर्फ 4 दीवारें और छत नहीं मिलती है। किसी भी व्यक्ति को जब घर मिलता है, तो जीवन की एक नई सोच का आरंभ होता है। किसी को जब घर मिलता है, तब वो अपने जीवन की पूरी रचना को बदल देता है। अगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, फुटपाथ पर रहता है, तो कभी उसको पैसे बचाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन घर मिल गया है तो उसको लगता है बैठने के लिए दरी चाहिए, चलो पैसे बचाओ। अब कुर्सी चाहिए, पैसे बचाओ। टीवी लाना है, पैसे बचाओ। अब घर में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, पैसे बचाओ। यानी पूरी जीवन की सोच घर आते ही बदलने लगती है। वो भी सपने संजोने लगता है। कल तक फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला व्यक्ति भगवान को कोसता रहता है और यही सोचता है जल्द ही जिंदगी पूरी हो तो अच्छा। लेकिन एक बार घर मिलने के बाद वो सोचता है अब जी लेना है, जी भर करके जी लेना है, जीने की कोशिश करनी है। एक नया उमंग और उत्साह की साइकिल डेवलप होती है। और इसलिए घर बनाना ये सिर्फ रियल एस्टेट डिपार्टमेंट वाला विषय नहीं है। एक पूरी जीवन दृष्टि बदलने का एक महाअभियान है। और उस अभियान की पूर्ति के लिए गुजरात ने बीड़ा उठाया है। शहरों में करीब 22 लाख
और गांवों के अंदर 28 लाख 50 लाख मकान। मुझे भी सिंगापुर के एक मंत्री महोदय मिलने आए थे, तो मुझे आजकल बाहर से कोई भी आता तो मैं उनसे ये चर्चा करता हूं कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत तेज गति से बना सके। प्रीफैब टेक्नोलॉजी क्या है, फलानी टेक्नोलॉजी का 50 सवाल पूछता हूं। तो ना मैंने पूछा कि आपको कितने मकान बनाने हैं, मैं कहा 50 लाख। तो 2 मिनट तक वो अपने सर पे हाथ रख करके बैठ गए। बोले मेरे सिंगापुर की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने आप अकेले गुजरात में मकान बनाना चाहते हो। यानी इस स्केल पे काम सोचना, इस स्केल पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ना, भाइयों बहनों, दुनिया के छोटे छोटे देशों को बड़ा अजूबा लगता है। और एक बार हम ये झुग्गी झुपड़ी में जिंदगी जीने वाले हमारे इन भाई बहनों को जब बाहर लाएंगे, हम कल्पना कर सकते हैं कि हम विकास की कई नई ऊंचाइयों को पार कर लेंगे। जब हम ये मकान बनाने का काम जब सोचते हैं, तब कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इतनी बड़ी मात्रा में जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सीमेंट के कारखाने लगते हैं, सीमेंट लगता है, लोहे के कारखाने लगते हैं, लोहा लगता है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अब प्रत्यक्ष कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में अनेक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और गरीब से गरीब को काम मिलता है। एक प्रकार से विकास के लिए ये एक काम, एफोर्डेबल हाउसिंग का मूवमेंट, ये एक प्रकार से गुजरात का ग्रोथ इंजन के रूप में एक इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और वो आने वाले दिनों में पे करने वाला है। एक जमाना था, और बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 97-98 के कालखंड की बात करता हूं। गुजरात का कुल बजट मुश्किल से 5,000 करोड़ के आसपास था। आज गुजरात सिर्फ गरीबों को मकान देने का एक प्रोजेक्ट 4100 करोड़ रुपयों का तय कर रहा है। विकास कैसे होता है, कितना फर्क आता है, इसका यह उदाहरण है। और इस अर्थ में आज जिन जिन लोगों का ड्रॉ में नंबर लगा है, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास देता हूं कि बहुत तेजी से काम आगे बढ़ने वाला है। वो अभी से तैयारी कर लें कि उनके नया मकान में वो कैसे रहेंगे, जिंदगी कैसी होगी। अभी से सोचना शुरू करें। उनके सपने पकने से पहले उनका कदम उनके नए घर में होगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाने चाहता हूं। जिन लोगों का आज के ड्रॉ में नंबर नहीं लगा है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार ये ड्रॉ होते रहने वाले हैं। जिसका पहले क्रम में नहीं मिला तो उसको दूसरे क्रम में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिला तो 5वें में मिलेगा। लेकिन हर किसी को मकान मिलने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं खास करके नियो मिडिल क्लास, गरीब क्लास, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाला क्लास, इसको सर्वाधिक लाभ कैसे मिले, उस दिशा में हम प्रयास करना चाहते हैं। हमारे यहां सूरत में भी बार बार जब बाढ़ आती थी, समुद्र में भी तूफान आता था, यहां खाड़ी के कुछ इलाकों में सब झोपड़ी डूब जाते थे। सबको मकान दे दिया हमने, उनका जीवन बदल गया। और इसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। मुझे मालूम नहीं जो इंक्लूसिव ग्रोथ पे भाषण देते हैं उनको ये नजर आता है कि नहीं आता है। यही सच्चा इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। अभी अहमदाबाद में रिवर फ्रंट के ऊपर मैं एक कार्यक्रम के लिए गया था, और कार्यक्रम क्या था, किसी जमाने में साबरमती के नदी के किनारे पर हर रविवार को गुजरी लगती थी। गरीब लोग वो गुजरी में अपना माल बेचते थे और गरीब लोग गुजरी में माल खरीदने आते थे।
साबरमती नदी के किनारे शायद 1 सदी से भी ज्यादा समय से एक धोबी घाट था। लोग वहां कपड़े धोते थे। रिवर फ्रंट बना तो बहुत हो हल्ला हो रहा था, इनका क्या होगा। आधुनिक से आधुनिक गुजरी बाजार बनाया, आधुनिक से आधुनिक धोबी घाट बनाया और उन लोगों को वो जगह दी। इसी को तो कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी हम किस प्रकार से चीजों को गुजरात के विकास के आधार बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका यह उत्तम उदाहरण है। भाइयों बहनों, एक साथ 1100-1200 करोड़ रुपयों के शिलान्यास और लोकार्पण सूरत में और अलग अलग जगह पर मिलकर के सिर्फ हाउसिंग के 4100 करोड़ रुपयों के काम, ये सब एक साथ करने का मुझे अवसर मिला है। मैं फिर एक बार शहरी विकास मंत्रालय को, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके इस नए इनिशिएटिव के लिए। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आने वाले दिनों में गुजरात मोबाइल गवर्नेंस, मोबाइल फोन के आधार पर गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। उसकी कुछ सेवाएं आज यहां आपको उपलब्ध हुई है। आने वाले कुछ ही दिनों में राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े काम का हम लॉन्चिंग करने वाले हैं। वो भी शायद हिंदुस्तान में सबसे पहला इनिशिएटिव होगा। मैं आज उसकी विस्तार से नहीं चर्चा करता हूं, जब मैं उसको करूंगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन मैं फिर एक बार संजीव कुमार की चीर स्मृति का निर्माण करने के लिए सूरत महानगर पालिका को सविशेष अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। BRTS है दिल्ली, BRTS गुजराती में BRTS નો પ્રયોગ અમદાવાદમાંથી આપણે શરૂ કર્યો, સુરત રાજકોટમાં એને આગળ ધપાવ્યો। યુનાઇટેડ નેશન સહિત સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે BRTSના આપણા પ્રયોગના સફળતાએ। હું ઈચ્છું કે સુરતમાં પણ, અને હવે વાહનો એટલા બધા વધી રહ્યા છે, શહેરોની સંખ્યા એટલી વધી રહી છે, એટલે અનેકવિધ પ્રકારના ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોડેલને અમલમાં લાવવા જરૂરી હોય છે। માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમની ખૂબ આવશ્યકતા હોય છે। એમાં એક ઉત્તમ નજરાણું આજે સુરત મહાનગરપાલિકાને મળ્યું છે। હું ઈચ્છું કે સમાજના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો દરરોજ BRTSમાં સામૂહિક રીતે જવાનો એક કાર્યક્રમ બનાવે। ડોક્ટરો, વકીલો, એન્જિનિયરો, લાયન્સ ક્લબ, રોટરી ક્લબ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, પત્રકારો, તો એને લોકોને પ્રતિષ્ઠા ઉભી થશે। હા ભાઈ, આ BRTSમાં બેસવું એ ગૌરવ છે। આજે અમદાવાદની સ્થિતિ એવી છે કે વિદેશથી કોઈ પણ માણસ આવે તો એમના સગાવાલા પહેલું કહે છે કે અમારી BRTS જોઈ આવો, હા આવજો, BRTS આપણે જોઈ આવીએ। BRTSમાં પ્રવાસ કરવો એ વિદેશથી આવેલા લોકો માટે એક મોટું કૌતુક છે। આ કામ ગુજરાતે કર્યું છે। સુરતમાં પણ આની એવી જ પ્રતિષ્ઠા ઉભી થાય એવી મારી શુભકામનાઓ। ધન્યવાદ।